हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि इंसानस प्रो बायोलॉजी जो है वह चैनल ही बना हुआ है टिफ़र के लिए। मेन रूप से तो ये टिफ़र के लिए इस चैनल को मैंने बनाया था, जिसमें मैं टिफ़र के फॉर्म निकलने से उसके इंटरव्यू तक की तैयारी इस चैनल पे कराता हूँ। और इस चैनल के थ्रू मैंने टिफ़र के अलावा भी पीएचडी में एंट्रेंस होने वाले सारे एग्ज़ाम्स को कंसीडर किया है। तो इस सीरीज़ में अब हमने टिफ़र की तैयारी को फिर से शुरू कर दिया है। और डेफिनेटली आपने बाकी वीडियोस देख रखे होंगे। अभी तक हम लोगों ने सन 2013 तक के वीडियो, 2013 तक के वीडियो को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जनरल साइंस को। अगर आप इस वीडियो में 1000-2000 व्यूज़ लाते हो तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा वीडियोस इस पे लाएंगे और बायोलॉजी पोर्शन को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी मिनिमम हमारा जनरल साइंस को कवर करने का पूरा प्लान है, जो कि सेक्शन ए के नाम से जाना जाता है। और उसका हमें 2010 से 2023 मतलब टोटल 13 साल के वीडियो को कवर करने का पूरा प्लान है। अगर आप टिफ़र की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी बचे हुए वीडियोस को जाके देखिए। 2013 तक की वीडियो मतलब टोटल 10 साल की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पड़ चुका है, जो कि एक प्लेलिस्ट में है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। अ फादर्स ब्लड ग्रुप इज AB। देखिए, अगर अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, देख आपको बाकी बायोलॉजी भी इस वीडियो में समझ में आएगी। अगर आप किसी और सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अगर बोल दिया टिफ़र तो मतलब टिफ़र ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम्स इंडिया में होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बात किया ब्लड ग्रुप को। किसकी बात की मैंने? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप जिसे हम ABO ब्लड ग्रुप कहते हैं, यह आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। मतलब अगर आपके पास एलील A के हैं तो आप मतलब अगर आपके पास एलील A के हैं और अगर आप होमोजाइगस हैं तो आप ब्लड ग्रुप A शो करोगे। या फिर आपके पास एलील A के हैं और दूसरा एलील आपके पास O का है, फिर भी आप ब्लड ग्रुप A शो करोगे। सेम ऐसे ही अगर आपके पास एलील B का है और होमोजाइगस कंडीशन में हो, या आपके पास एलील B का है और दूसरा एलील O का है, फिर भी आप क्या करोगे? ब्लड ग्रुप B ही शो करोगे। पर अगर आपके पास दोनों ब्लड के ग्रुप के एलील हैं, मतलब IA और IB दोनों हैं, तो आप ब्लड ग्रुप AB शो करोगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप ब्लड ग्रुप O शो करोगे। ये आपका कंसेप्ट है ब्लड ग्रुप का। क्योंकि यह A और B दोनों यहाँ पे आपका शो हो रहा है, दैट इज द रीजन कि हम बोलते हैं यह कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। क्योंकि यह ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील के द्वारा A, B और O तीन एलील के द्वारा कोड हो रहा, दैट इज द रीजन इसे हम मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं। अगर हम AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो AB ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है, जो कि है IAIB। और अगर हम O ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसके लिए भी जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है, IOIO। यहाँ पे पूछा है कि एक फादर है और इस फादर का ब्लड ग्रुप AB है। डेफिनेटली AB के लिए आपके पास यही एलील हो सकते हैं। सेम दूसरे तरफ मदर है और मदर के लिए आपके पास ब्लड ग्रुप इन्होंने O दिया है और O के लिए भी एक ही ये जीनोटाइप हो सकता है। तो अगर फादर का जीनोटाइप IA और IB है
मतलब यह दो टाइप के एलील गैमीट बनाएगा, जिसमें एक गैमीट आई ए रखेगा और दूसरा गैमीट आई ओ रखेगा। सेम मदर के पास आई हो है तो बनाएगा तो दो ही गैमीट, बट दोनों सेम होंगे, मतलब आई ओ और आई ओ होने के चांसेस होंगे। अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब क्या है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास जीनोटाइप आएगा प्रोजेनी का। ठीक है, ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है, या आप इसे यहाँ पे फीमेल कर दो और इसे आप मेल कर दो। मेल में दो गैमीट है, एक है आई ए, दूसरा है आई बी। सेम उसी तरह फीमेल के पास भी दो गैमीट है, आई ओ। इन दोनों कंडीशन में आई ए आई ओ जाएगा, यहाँ पे आपका आई बी और आई ओ जाएगा। इस कंडीशन में आपका आई ए आई ओ जाएगा, इस कंडीशन में आई बी और आई ओ जाएगा। क्या क्या जीनोटाइप बन रहा है? एक बन रहा आई ए आई नॉट, दूसरा बन रहा आई बी आई नॉट। यहाँ पे ध्यान से देखना है, इस कंडीशन का जीनोटाइप ए होगा, इस कंडीशन का जीनोटाइप बी होगा। ये किसका होगा? बेबी का होगा। मतलब क्या है कि आपके पास टोटल कितने प्रोजनी बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, जिसमें से आई ए आई नॉट रिप्रेजेंट करने वाले कितने प्रोजनी हैं? 2। उसी तरह आई बी और आई ओ नॉट शो करने वाले कितने हैं? 2। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो इस क्वेश्चन में, वो ये पूछ लिए कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2 टोटल 4 है, जिसमें से 2 आई ए रिप्रेजेंट करने वाला है, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है आई ए जीनोटाइप की, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है आई ए की। सेम उसी तरह 1/2 मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है बी ब्लड ग्रुप का। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है ए का, कितनी पॉसिबिलिटी है बी का, तो दोनों का 50-50% पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पूछा है कि फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कुड अपीयर इन देयर ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ध्यान से देखो कितने ब्लड ग्रुप है, ए और बी। तो ए बी तो हो नहीं सकता, ओ हमारा हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता। यहाँ पे और छूट गया है, बट और बी लिखा हुआ है, बी नीचे चला आया है। करेक्ट आंसर इसका है ए और बी, मतलब 2 ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ऑफ स्प्रिंग का, अगर फादर ए बी और मदर ओ है तो। यह सेकेंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रयान फर्स्ट जो है इंडियन अनमैन्ड प्रोब टू द मून वाज रिसेंटली इन द न्यूज बिकॉज इट प्रोड्यूस द एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ। देखो, इन 2008 की कहानी है कि 2008 जो है आपका इंडिया ने चंद्रयान 1 स्टार्ट किया था। और चंद्रयान 1 जो है क्या है? चंद्रयान 1, इसे मून व्हीकल भी बोलते हैं, मून व्हीकल भी बोलते हैं। और यह मून पे जाके इस बात की खोज करी थी कि मून पे वाटर पाया जाता है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने प्रेजेंस ऑफ वाटर presence of water on the moon
ऑन द मून, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, बट किस फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं, मून पे पाए जाते हैं। इसका सबसे पहले पता लगाया है चंद्रयान 1 ने, या चंद्रयान 1 ने यह कंफर्म किया था कि मून पे वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है, लगता है मैंने इसको सही नहीं करा है, पर चलिए देखते हैं क्या है। In 2009, a survey revealed that more children, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, more children than average were born in Indian cities that have above average number of cell phone tower. दिस कुड बी बिकॉज, देखिए 2009 में एक सर्वे ने बताया कि मोर चिल्ड्रेन बॉर्न, मतलब जो होते हैं वो एवरेज, वर बॉर्न इन इंडियन सिटीज दैट हैव अबव एवरेज नंबर ऑफ टेलीफोन टावर, दिस बिकॉज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह क्यों है या क्या है, इसका रीज़न जो ऊपर दे रखा है। 2009 में जो सर्वे हुआ था चिल्ड्रेन के बॉर्न, मतलब पैदा होने से रिलेटेड, उसके बारे में वो वहाँ देखा गया था जहाँ पे सेलफोन टावर जो है, मोर चिल्ड्रेन देन एवरेज वर बॉर्न इन इंडियन सिटीज दैट हैड अबव एवरेज नंबर ऑफ सेलफोन टावर, मतलब सेलफोन टावर का जो नंबर है एवरेज से ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चों पैदा हुए हैं। इस बात को लेके उन्होंने बताया है। पहली बात हम करेंगे कि सेल फोन रेडिएशन कैन इन्फ्लुएंस द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेल फोन रेडिएशन जो होते हैं, रेडिएशन हमेशा स्पर्म को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, या ये कंडीशन में ऐसा है जब बेबी का बर्थ कम अगर होता तो हम इस बात को सही मानते, बट ये यहाँ पे क्या बोला गया कि ज़्यादा हुआ है, मोर चिल्ड्रेन बॉर्न हुए हैं, ये नहीं होगा। मोर सेलोफोन टावर आर प्लेस्ड इन अ हाईली पॉपुलेटेड एरिया। हो सकता है कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया में सेलफोन टावर को लगाया गया हो, सही भी हो सकता है। फ्यूअर सिंगल पीपल टेंड टू हैव अ मोबाइल फोन देन द मैरिड पीपल। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि मोर चिल्ड्रन बॉर्न होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब सिंगल पीपल के पास फ़ोन नहीं है और मैरिड पीपल के पास फ़ोन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सिंगल और मैरिड की बात की ही नहीं गई है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। द नंबर ऑफ सेलफोन टावर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एवरेज इनकम, नहीं। एक ये बातें सही करी गई है कि हाईली पॉपुलेटेड प्लेस पे, हाईली पॉपुलेटेड एरिया पे सेल फोन यूज किया हो गया होगा, क्योंकि वो एरिया हाईली पॉपुलेटेड है, दैट इज द रीजन कि वहाँ पे नंबर ऑफ बॉर्न ज़्यादा हुआ होगा चिल्ड्रन का कंपेयर टू दूसरे तरफ। यहाँ पे लिखा गया है अज्यूम्स पीपल बर्थडे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 365 डेज इन द ईयर, इग्नोर द लीप ईयर। What is the minimum number of people that you must collect in a room to be sure that at least two share a same birthday? देखो अगर हम 1 से 365 लोग कलेक्ट करें, ठीक है, जिसका बर्थडे कंटिन्यूअस 1 to 65 होगा, क्या मैंने बात बोला कि इतने इंसान 1 to 65 मतलब 365 पीपल को अगर हम एक रूम में रखें और हर एक इंसान का बर्थडे हम एक लाइन से लगाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब 1 से लेके 65 तक 1 से लेके 365 तक आपके टोटल 365 पीपल होंगे जो कि एक एक दिन बर्थडे को मनाएंगे। अगर आपको एक और चाहिए, मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम में मैंने कितना लोग डाल दिया, वह 365 लोगों को इस रूम के अंदर डाल दिया, जो कि एक एक मतलब डिफरेंट बर्थडे को शेयर कर रहे हैं, बट 365 डेज जो है उतने को वो शेयर कर रहे हैं।
आपको क्या चाहिए कि मिनिमम, पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल, मतलब कम से कम पीपुल जो जो उस रूम में हो और वो बर्थडे शेयर कर रहे हो, एटलीस्ट 2 शेयर अ बर्थडे। मतलब 365 में से एक बंदा और एक और बंदा आप इसमें ऐड करो जिसका बर्थडे मान लो सेम हो, तो कितने पीपल होंगे इस रूम में, 365 प्लस 1 मतलब 366। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो मेरा बर्थडे 19 नवंबर को है और मेरे दोस्तों का बर्थडे, मेरे दोस्त टोटल 365 हैं मान लेते हैं, और उन सबको एक रूम में रखा जो कि डिफरेंट डिफरेंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बर्थडे को वो शेयर करते हैं। मतलब 365 बंदे हैं और 365 बर्थडे हो रही है। बट मैंने कहा कि मेरा बर्थडे 29 नवंबर को आ रहा है, एक और ऐसा बंदा जो कि उस रूम में नहीं है, क्योंकि मैं अकेले शेयर कर रहा हूँ एक बर्थडे को, मतलब एक बर्थडे पर एक ही पीपल मैंने लिया है 365 के लिए ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें चाहिए कि 29 नवंबर को एक और बंदा अपना बर्थडे रखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 365 में से एक बंदा जो है और ऐड करना पड़ा होगा। मतलब 365 में से एक और बंदे को अगर हम ऐड करते हैं, वो बंदा भी 29 नवंबर को पैदा हुआ होगा, तो अब उस पूरे रूम में 2 बंदे ऐसे होंगे, एक मैं और एक वो बंदा जिसको मैंने ऐड करा है, वो 29 नवंबर वाले, बाकी सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हम दोनों को जो है 29 नवंबर को अपना बर्थडे शेयर करते हैं। बट अब उस रूम में कितने लोग हैं, 365 प्लस 1 मतलब 366। तो 366 पीपल की ज़रूरत होगी ये प्रूव करने के लिए कि उसमें से 2 बंदे एक ही बर्थडे को शेयर करेंगे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द जीन ऑफ द 2 वर्कर बीज, 2 वर्कर बीज फॉर्म अ हाइव विल बी आइडेंटिकल। यहाँ पे जो है हेप्लोडिप्लाइडी कंडीशन के बारे में बात किया गया है। अगर हम हेप्लोडिप्लाइडी कंडीशन की बात करेंगे तो वर्कर वी जो होती, देखो हम अगर क्विन जो है वो पार्थेनोजेनेटिक दिखाता है और ड्रोन बनाता है, और जब यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो यहाँ से एक एक्स आता है, या कह सकते हो यहाँ से एक गैमीट आता है, और यह गैमीट ड्रोन्स के गैमीट के साथ फ्यूज होके ऑफस्प्रिंग बनाता है, जो कि हमारा वर्कर बी होता है। क्या हो गया, वर्कर बी है। एक, फिर दूसरा भी इसी तरह से वर्कर बी बनेगा। तो वर्कर बी की अगर हम बात करते हैं तो वर्कर बीज एक दूसरे के साथ कितना आइडेंटिकल होता है, ये बातें पूछी गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक वर्कर बी दूसरे वर्कर बी के साथ कितना होगा, सेम। एक वर्कर बी दूसरे वर्कर बी के साथ कितना सेम होगा, अगर हाइव्स आपका सेम है तो डेफिनेटली 100%। क्यों, क्योंकि दोनों वर्कर बी में ड्रोन सेम है और क्वीन सेम है। अगर दोनों वर्कर बी आपके सेम हैं, उनके माता पिता सेम हैं, तो एक दूसरे के साथ वो 100% आइडेंटिकल होंगे। बट वहीं पे मेल के साथ वो 100% आइडेंटिकल ना होके सिर्फ 25% आइडेंटिकल होते हैं। दूसरी चीज़ बता दें कि यह क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है, क्योंकि 75% भी यह सिमिलर हो सकते हैं। जो आपका ड्रोन के साथ वर्कर भी है वह अपना 100% शेयर करता है। देखो, ड्रोन के साथ यह आपका 100% शेयर करता है और इनके साथ आपका
50%। तो अगर हम 100 प्लस 50 करते हैं तो 150 कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो 75% आएगा इस पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब इसको 75 आएगा। सेम इनको भी अगर आप सोल्व करते हो तो यह भी 75 ही होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन 75 होगा। बट अगर आपसे आइडेंटिकल रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेशन 75 होगा, बट एक ही हाइप्स में अगर 2 वर्कर भी हैं तो वो कितने आइडेंटिकल होंगे, कितना उनका जीन आइडेंटिकल होगा, जीन आइडेंटिकल 100% होगा, जीन आइडेंटिकल 100% होगा। रिलेशन दोनों के बीच में कितना परसेंट होगा, 75% रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि ये डाइल्यूशन फैक्टर पे पूछा गया है। डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है C1V1 इक्वल टू C2V2। अब आपको ध्यान देना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ 20% सुक्रोज, तो अगर आप इसको C1 मान लेते हो तो ये आपका हो गया V1। वुड यू यूज टू मेक अ 2 ml, मतलब V2, और ये हो गया C2। तो यहाँ पे C1 की जगह आप रखोगे 20, V1 आपको पता करना है, C2 की जगह 5 और V2 आपका दे रखा है 2 ml। ध्यान दीजिएगा नीचे ml में पूछा है इसलिए आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर हम V1 निकालेंगे तो 5 इंटू 2/20, इस 2 से ये कटा 10, तो V1 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 0.5 ml। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि 0.5 ml होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि अ प्लॉट ऑफ अ concentration of produced form in a hypothetical chemical reaction versus time follow the exponential curve. Okay, what will be the shape of the plot of net forward rate of the reaction versus time? मतलब ये बोल रहा कि एक हाइपोथेटिकल है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे क्या है कि ये मान लीजिए यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रही है, एक्सपोनेंशियल कर्व फॉलो कर रही है। तो आपसे पूछा है कि नेट फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन और टाइम। देखो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रही है, अगर आपका रिएक्शन एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रही है तो एक्सपोनेंशियल फॉलो करने का मतलब है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर वह जब इस केमिकल रिएक्शन के जो है केमिकल रिएक्शन, ओके, यहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तभी बनेगा, मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन कहा ए से पी बन रहा, और ए से पी बनने के लिए यहाँ जो रेट है इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रेट। जब ये फॉरवर्ड रेट जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के इक्वल होगा तभी ये जाके आपका मतलब इस तरह के फॉलो होगा। और अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और वो भी एक्सपोनेंशियल में, मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही फॉलो करनी चाहिए। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो नहीं करेगा, अगर रेट कम हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट धीरे धीरे कम बनना शुरू होगा, अब प्रोडक्ट धीरे धीरे कम बनना शुरू होगा, देन में भी हाइपरबोला या पैराबोला जा सकता है। बट अगर जब तक आपका फॉरवर्ड रिएक्शन रेट वह और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अलाइन रहे, तभी अलाइन हो सकता है जब वो दोनों के दोनों सेम कर्व को फॉलो करें। तो इसमें पूछा गया है कि टाइम वर्सेस प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट है वो कैसा होना चाहिए, तो वह भी आपका एक्सपोनेंशियल ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है
What is the effective H3O plus concentration in the 10 mH phosphate buffer at pH 4? ये बातें कही गई है। देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि pH जो है वो 4 है। क्या है आपका? pH 4 है। अगर हम बात कहें कि pH आपका 4 है तो H प्लस कितना होगा? तो H प्लस जो है वह होगा 10 टू पावर माइनस pH, और 10 टू पावर माइनस pH को हम ऊपर रखेंगे तो 4। अब यह जो H प्लस है, इसी H प्लस को हम H3O प्लस बोलते हैं। तो H3O प्लस का कितना होगा कंसंट्रेशन? आपका -4 m होगा, 10 टू पावर -4 m, मतलब C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वी आर ट्राइंग टू वॉक अक्रॉस द स्लिपरी फ्लोर, मतलब हमने कहा कि एक कोई स्लिपरी फ्लोर है, 10 मीटर वाइड रूम। यह पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 10 मीटर है। यू टेक यूनिफॉर्म स्टेप ऑफ 0.5 मीटर ईच। हर एक स्टेप जो है यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक हर एक स्टेप जो है वो 0.5 है। देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्लिप। क्या है आपका? यहाँ पे 10% की पॉसिबिलिटी है, स्लिप होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 10%, मतलब 0.1 जो है वो स्लिप होने की है। तो स्लिप ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है? नॉट स्लिप। नॉट स्लिप की है 0.9%। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9 जो है इसमें स्लिप ना होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। फॉल एट विल स्लिप एंड फॉल एट एवरी स्टेप। ठीक है, तो गिर जाने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज द चांस दैट यू विल मेक इफ हाफ वे अक्रॉस एंड देन स्लिप टू फॉल एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रूम। मिडिल ऑफ द रूम का मतलब है कि 10 मीटर की जगह आपको 5 मीटर पे जाके आपको स्लिप होना है। तो 5 मीटर पे अगर आपको जाके स्लिप होना है टोटल, तो 5 मीटर पे जाके स्लिप होना है ना, तो 0.5 0.5 0.555 मतलब 1 हो गया, ये हो गया आपका। एक और मान लीजिए 0.5, क्योंकि हर एक आप 0.5 मीटर ही चल रहे हो, यह भी आपका 5 मीटर होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आपको जाना है, और हर एक मीटर पे आप यूनिफॉर्म 5 मीटर चल रहे हो। तो आपको कितना आपको चलना होगा? 0.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना स्टेप्स लेने हैं, ये आपको ध्यान देना है। कितना स्टेप्स यहाँ से लेके यहाँ तक लेने हैं? तो नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा देखो, 0.5 इंटू n अगर हम स्टेप चलते हैं तो हम 5 मीटर पे पहुंचते हैं। तो n हो गया, n इक्वल टू 5/0.5। इसको हटाओ, यहाँ से हो जाएगा 10। मतलब आपको टोटल कितना स्टेप चलना होगा? 10 स्टेप चलना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस पूरे बीच में कहीं भी आपको स्लिप होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लिप होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नॉट स्लिप कितना है? 0.9 है नॉट स्लिप। कितने स्टेप तक नहीं होने की ज़रूरत है? 10 स्टेप तक। उसके बाद क्या है? डेफिनेटली आपको स्लिप होना है, और वो होना ही है। तो वो कितना है आपका? 0.1। तो मिडिल यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 स्टेप पे स्लिप ना होने की पॉसिबिलिटी 0.9 की पावर 10, और 0.1 जो है स्लिप होने की पॉसिबिलिटी। करेक्ट आंसर है 0.1 इंटू 0.9 की पावर 10।
ओके, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। चलो इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द हाइट ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ एट एन इंस्टीट्यूट फॉलो अ नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 160 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान यहाँ देना है, नॉट ट्रू की बात की गई है, ठीक है। पहला देखो, अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ एट दिस इंस्टीट्यूशन हैव अ हाइट लेस देन 160 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि मीन जो है वो मिडिल में आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है कि मीन जो है वो मिडिल में आएगा। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के तीनों आपके मिडिल में आएंगे। मिडिल का मतलब है कि टोटल आपका अगर 100% स्टाफ है तो 100% में से 50% स्टाफ जो है वह मीडियन, जो आपका 160 सेंटीमीटर जो मीन हाइट है उससे कम होगा, और 50% स्टाफ का हाइट उसके ज़्यादा होगा। मतलब यह करेक्ट आंसर है, ये वजह है इसमें करेक्ट है। दूसरा है अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टाफ हैव अ हाइट ग्रेटर देन 175। देखो यहाँ पे क्या है, 170 है, ये आपका 170 और ये आपका है 180। अब यहाँ से यहाँ तक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं जाके 170 ये पड़ रहा, ये आपका 170 है, ठीक है। 170 और 180 के बीचों बीच में कहीं पे जाके यहाँ पे आपका 175 होगा, ठीक है। और 175 में अगर आप इसको देखते हो बहुत ही कम वैल्यू आ रही है। मान के हम चल सकते हैं कि यह अप्रॉक्सीमेट 10 ही होगा, बट हम इसको ये भी मान सकते हैं कि शायद हमने डाटा गलत पढ़ लिया हो, तो मे बी ये सही हो, तो इसलिए उसको हम स्टार लगा देते हैं। मतलब गलत भी हो सकता है, बाकी देखते कुछ। अप्रॉक्सीमेट 2.5% ऑफ द स्टाफ मेंबर हैव अ हाइट लेस देन 152। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2.5 और 152, ये आपका 150 है ना, 152 आपका यहाँ पे होगा बाय चांस, और 152 ये जो है इतना डाटा, क्या तुमको लगता है 2.5% होगा? हमको लगता है 25% होगा, 2.5 तो नहीं होगा। यही लाइन सबसे ज़्यादा गलत हमको नज़र आ रही, क्योंकि 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है इतना डाटा हो, अगर वो लास्ट वाला आपका 10% है। अगर वो आपका लास्ट वाला 10% है तो ये वाला 2.5 हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये देखने से भी लग रहा कि ये 2.5 नहीं हो सकता, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज अराउंड 160। ये करेक्ट है क्योंकि पीक जो है आपका 160 पे आएगा, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है मीन किसी भी डेटा का, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होता है, और जहाँ पे मोड होता है वो पीक पे आता है। तो इसमें गलत कौन सा है? सी नंबर वाला गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 5 जो क्वेश्चन है बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप डीबीटी टाइफर की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।